हेलो नमस्कार, मैं आज़ाद भारद्वाज आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज यह वीडियो जो हम मृदा संसाधन को यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जो कक्षा 10 यूपी बोर्ड का भूगोल का प्रथम चैप्टर संसाधन एवं विकास के अंतर्गत आता है। इस मृदा संसाधन को हम देखते हैं, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यह जो संसाधन है, इस मृदा संसाधन, मृदा अर्थात इससे पहले हमने पढ़ लिया था मिट्टी के बारे में, ठीक, अब भू संसाधन के बारे में। तो यहाँ पे अब हमारा एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, मृदा संसाधन। मृदा संसाधन सबसे पहले समझते हैं। मृदा संसाधन, मृदा मिट्टी की सबसे ऊपरी परत, जिसको बनने में काफ़ी वर्षों तक, एक परत बनने में कुछ सेंटीमीटर, जैसे यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग मृदा संसाधन। मृदा सबसे महत्वपूर्ण एक नवीनीकरण योग्य एक प्राकृतिक संसाधन है। सबसे पहली चीज़ तो हम जो संसाधन पढ़ रहे हैं, यह मृदा संसाधन एक नेचुरल है, नेचुरल रिसोर्स है, हमें जो प्राप्त है प्रकृति के द्वारा, एक नवीनीकरण संसाधन है। परंतु इसके कुछ सेंटीमीटर मोटी परत बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे यह पॉइंट, अगला लाइन यह सजेस्ट कर रहा है कि मृदा जो हमारी ऊपरी जो परत होती है, जिसको बनने में काफ़ी समय लग जाता है, कुछ ही सेंटीमीटर इसकी मोटी परत बनने में। और मृदा क्या होता है? यह दानेदार पतली कण है, जिसमें खनिजों, पौधों, गैस, यहाँ पे खनिजों, पौधों, गैस, पानी एवं जीव जंतुओं के अवशेषों से इसका निर्माण होता है। जीव जंतुओं के अवशेषों से इसका निर्माण होता है। अर्थात यहाँ पे जो मिट्टी है, मृदा है, इसमें सड़े गले जो प्राकृतिक जैव या अजैव दोनों घटक इसमें समाहित रूप से, सम्मिलित रूप से इसका निर्माण करते हैं। जो इसका निर्माण पहले ही बात हो चुका है कि वर्षा, ताप, प्राकृतिक कारक, चट्टानों के टूट फूट से पतली पतली महीन कणों को बनने में काफ़ी वर्ष लग जाता है। तो इसी को हम कहते हैं मृदा संसाधन। एक बार देख लेते हैं मृदा संसाधन। यह सबसे महत्वपूर्ण एक नवीनीकरण आपका नेचुरल एक प्राकृतिक संसाधन है। जैसे यहाँ की लिखा हुआ है प्राकृतिक संसाधन है, परंतु इसके कुछ सेंटीमीटर जो बनने की बात कर रहा है, तो ये लाखों वर्ष लग जाते हैं। 1-2 साल नहीं, कई वर्षों बाद जैसे लाखों वर्ष लग जाते हैं। यह एक दानेदार पतली कण है, जिसमें खनिजों, पौधों, गैस, पानी एवं जीव जंतुओं के अवशेषों से इसका निर्माण होता है। अब इसी मृदा को, जो यह मिट्टी के ऊपरी परत है मृदा, इसका वर्गीकरण हम यहाँ पे देख सकते हैं। 2 आधारों पे इसका वर्गीकरण हो सकता है। इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पे। यदि हम बात करें अपने भारतवर्ष की मिट्टी की, अगर उसका वर्गीकरण की बात कर ले, तो यहाँ पे 2 आधार यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा कि पहला आधार है रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पे। दूसरा आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो हमारे भारत की एक प्रतिष्ठित संस्था है, ICAR के आधार पे भी यहाँ पर भारत की मृदा को, भारत की जो मिट्टी है, इसको निम्नलिखित 8 भागों में बांटा गया है। हम भारत की जो भूमि है 8 भागों में बांटा गया है। जैसे नंबर प्रथम को अगर देखें तो यहाँ पे फर्स्ट में देखें तो जलोढ़ मृदा, भारत की सबसे महत्वपूर्ण मृदा। एक के बाद एक सबके बारे में चर्चा होगा। दूसरी काली मृदा, तीसरी आपका लाल एवं पीली मृदा, चौथी लैटेराइट मृदा, पाँचवीं मरुस्थलीय मृदा, छठवीं बनी एवं पहाड़ी मृदा, वनों में, पहाड़ों में पाए जाने वाली मिट्टी को, सातवां लवणीय मृदा, आठवां पीट एवं जैविक मृदा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मृदा का वर्गीकरण 2 आधार पे रखा गया है, एक रासायनिक और भौतिक गुणों के, उनके रंग रूप को देखकर, जो रासायनिक भौतिक की बात कर रहे हैं कि उनमें केमिकल या रंग रूप, इन सब को देखकर यह किसने 8 भागों में, और कृषि अनुसंधान के द्वारा भी निर्धारित किया गया 8 भागों में बांटा गया है। तो मृदा संसाधन एवं मृदा का वर्गीकरण हम देख रहे हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं। तो इस प्रकार से हम पहली मृदा के बारे में वर्णन करेंगे। जैसा कि 8 कैटेगरी में बांटा गया है मृदा, तो नंबर 1 पे सबसे पहले हम बात करें तो जलोढ़ मृदा।
जिसको हम कई नामों से जानते हैं। दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, मृदा या मिट्टी बोल लें, कछारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। जलोढ़ मृदा या दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी जो भारत में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली यह मृदा है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जलोढ़ मृदा भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई है। सबसे ज़्यादा अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो भारत में इसका फैलाव बहुत है। इस मृदा का निर्माण, जैसा कि इसके निर्माण के क्षेत्रफल को देखें तो इसका निर्माण हिमालय के 3 नदी तंत्रों से हुआ है। तो हिमालय से उद्गम होने वाली नदियों से 3 तंत्र, जैसा कि सबसे महत्वपूर्ण गंगा नदी, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र। आपका उद्गम स्थल गंगा, जैसे कि यहाँ एक मैप में हम ड्रॉ करके देख सकते हैं। अगर हम अनुमान लगाएं तो यहाँ से गंगा नदी, ठीक है, और फिर यहाँ से सिंधु नदी का एक तंत्र है जिसके 5 नदियाँ सहायक नदियाँ हैं। फिर यहाँ से ब्रह्मपुत्र जो हमारे यहाँ पे असम से एंट्री लेते हुए आप यहाँ पे असम के क्षेत्रफल में आ जाता है। तो यहाँ पे 3 नदी का जो तंत्र है, गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाए गए निक्षेपों से इसका निर्माण होता है। दोमट मिट्टी का निर्माण नदियों के निक्षेप, जिसमें सड़े गले या जीव जंतु या गाद मिट्टी। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भारत में इस मिट्टी का जो क्षेत्रफल है सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। और बात करें जो मिट्टी के, जो इस जलोढ़ मिट्टी के जो कण है, जो उसमें पाया जाता है बालू, यहाँ पे आपको प्रदर्शित कर रहा है कि 40% बालू की मात्रा होती है, मृत्तिका की मात्रा 40% और सिल्ट एवं गाद 20% इसकी मात्रा पाई जाती है। तो एक बात आपको मेंशन करना है कि जो कण होते हैं, जो मिट्टी के कण होते हैं, वह 4 प्रमुख जो अलग अलग कण से निर्माण, एक कण का निर्माण 4 प्रमुख भाग से होता है, जैसे बालू, मृत्तिका, सिल्ट और चौथा आपका एक है आपका ग्रेवल, बजरी। जो चौथा जो भाग होता है बजरी, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि भाई इसका निर्माण 3 ही कणों से हो रहा है, जिसमें मात्रा बताया जा रहा है, परसेंटेज बताया जा रहा है कि एक दोमट मृदा जो है मिट्टी का कण कितना, बालू 40%, मृत्तिका आपका सिल्ट गा 20%। क्षेत्रफल में जैसा कि बात अभी हुआ कि यह सबसे अधिक भारत के क्षेत्रफल में 45.6 प्रतिशत भाग पर पाया जाता है। जो भारत के क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाने वाली सर्वाधिक क्षेत्रफल में यह पाई जाती है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल मैदानी भाग, अगर हम ये देखें तो ये पूरा एक विस्तृत जो मैदानी भाग है, पंजाब से असम तक, यहाँ पे हम देख रहे हैं पंजाब से असम के साथ साथ यहाँ पे नर्मदा नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी, तटीय मैदान जितने हैं, उत्तर भारत की घाटियाँ, उनमें यह मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे पंजाब से लेके असम तक यहाँ पे जो नदियाँ हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये आपके यहाँ पे पश्चिमी तट की तरफ देख रहे हैं, एक भाग यह तटीय मैदान है, ये पूर्वी तट का तटीय मैदान। तो यहाँ पे यह देखने में, ये जैसा कि यहाँ पे आधा ही स्पष्ट हो रहा है इस नक्शे में, तो आप इसके नीचे देखेंगे कि यहाँ पे यह तो उत्तरी मैदान है, इसके नीचे के हिस्से में जब देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कि तटीय मैदान, जो पूर्वी तटीय मैदान है, इधर पश्चिमी तटीय मैदान में यह पाया जाता है। अब बात करें कि इसमें तत्व कौन कौन से मौजूद होते हैं। तत्व की बात करें तो पोटास हो गया, चूना हो गया और फास्फोरिक अम्ल की मात्रा पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कमी की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस एक सड़ा गला पदार्थ जो गाढ़े भूरे रंग का होता है, काले रंग का होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, जो कि पेड़ पौधों और जीव जंतुओं या सूक्ष्म जीवों के अपघटन से यह तैयार होता है। इन दोनों की मात्रा पाई जाती है। इसीलिए नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हम अन्य रासायनिक जो खाद होते हैं, उर्वरक होते हैं, उनके जरिए नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। ह्यूमस की कमी होती है। फसलों की बात करें तो यहाँ पे जो फसलें हैं, यह सबसे प्रमुख जो उगने वाली फसलें, महत्वपूर्ण फसलों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि धान की बात कर ले, गेहूं की बात कर ले, गन्ना, कपास, फल एवं सब्जियां, यह सब फसलों के लिए यह लाभदायी मिट्टी होती है। वर्गीकरण की बात करें तो यह मिट्टी 2 भागों में बांटी जाती है, खादर जिसे नई जलोढ़ बोलते हैं, बांगर जिसे पुरानी जलोढ़। खादर और बांगर में सपोज यह नदी कोई आ रही है, मान लीजिए यहाँ से नदी हम ब्रह्मपुत्र को ही ले रहे हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो मिट्टियाँ नई नई प्रति वर्ष लाकर यहाँ पे
निक्षेप के द्वारा जो मिट्टियाँ आसपास लाई जाती हैं, तो उस नई मिट्टी को हम खादर बोलते हैं। जिस नई मिट्टी में, जिसे हम नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, इसमें आपको ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, उर्वरता की मात्रा अधिक होती है, यह उर्वरक युक्त मिट्टी होती है। अब बात करें बांगर, यह जो पुरानी मिट्टियाँ जो पहले से लाकर उसे यहाँ नदियों के द्वारा उसे इकट्ठा कर दिया गया हो, प्रतिवर्ष वहाँ पे मिट्टियाँ नहीं पहुँच पा रही हैं, तो ऐसे मिट्टी को हम पुरानी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर कहते हैं। तो यहाँ पे दो वर्गीकरण है, खादर नई जलोढ़ मिट्टी, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अब दूसरी हम देखते हैं, दूसरी मिट्टी यहाँ पे काली मिट्टी या काली मृदा, जिसका और भी नाम है, जिसे हम रेंगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। इस मिट्टी को रेंगुर भी बोला जाता है। कपासी मिट्टी या इसी मिट्टी को ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहा जाता है, लावा मिट्टी भी कहा जाता है, जो कि यह लावा के निर्माण से होता है। ज्वालामुखी के, जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है, सपोज आप मान लीजिए कि ज्वालामुखी से जो गर्म निकलने वाली लावा होती हैं, यह लावा जमकर प्रकृति में स्वतंत्र रूप से बैसाल चट्टानों का निर्माण करती हैं। तो इन्हीं बैसाल चट्टानों के टूट फूट से इस मिट्टी का निर्माण होता है, इसीलिए इसका नाम लावा मिट्टी भी कहते हैं। तो निर्माण में जैसा कि यहाँ पे ज्वालामुखी के विस्फोट से, ज्वालामुखी के विस्फोट होने के बाद लावा जो निकलता है उससे, और बैसाल्ट लावे, जो लावा ठंडा हो जाता है बैसाल्ट चट्टानों के रूप में, लावे की चट्टानों के अपक्षय से, टूट फूट से, जो अपक्षय से इसका निर्माण होता है, टूट फूट से निर्माण होता है, जिस पे वर्षा, ताप, धूप, इनसे। क्षेत्र की बात करें तो यह दक्कन ट्रैप का ऊपरी भाग, यदि हम भारत के नक्शे को अगर देखते हैं तो आपका बीचों बीच वहाँ से एक त्रिकोणा दक्कन ट्रैप है, उसके ऊपरी भाग। और आप राज्यों के अनुसार देखें तो सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मालवा का पठार, इन सभी क्षेत्रों में इसका विस्तृत रूप पाया जाता है। और विशेषता की बात करें तो पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है। चिकना, इस मिट्टी में आपका चिकना, जो सिल्ट ज़्यादा होने के कारण यह क्या करता है कि मिट्टी पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है। अब बात करें, एक पॉइंट यहाँ पे छूट रहा है, रंग की बात करें तो इसका रंग काला इसलिए पड़ता है कि इस मिट्टी में टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट जो एक तत्व पाया जाता है, उसके कारण से इसका रंग काला या काली मिट्टी का रंग यह जो पाया जाता है। और जैसा कि अगला पॉइंट बोल रहे हैं, इसमें पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है। इस मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। जो मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा पानी को होल्ड कर सकेगा लंबे समय तक, उसको सिंचाई की स्वतः ही कम आवश्यकता होगी। तो कंपैरिजन आप और मिट्टियों की तुलना में देखें तो इसको सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। इससे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। खुद नमी होने के कारण, टूट फूट होने के कारण यह स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। बात करें तो इसमें कमी पाई जाती है नाइट्रोजन और ह्यूमस, जैसा कि दोमट मिट्टी में भी नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जा रही है, इसमें भी नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। और तत्वों की बात करें तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। तो अगली लाल एवं पीली मिट्टी, अगले मिट्टी को हम देखते हैं। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 10.6% भाग पर यह पाई जाती है। इसको हम देखते हैं तो भारत में लगभग 10.6% भाग पे यह मिट्टी पाई जाती है। इसका निर्माण कायांतरित सेलों से होता है। कायांतरित सेलों, जैसा कि अगर हम देखते हैं, यदि ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है तो ज्वालामुखी का विस्फोट लावा जमने के कारण वह आपके सबसे पहले सेल की बात करें तो आग्नेय सेल का निर्माण करती है। जो ठंडे होने पे आग्नेय सेल का निर्माण करती है। आग्नेय सेल का टूट फूट होने के कारण यहाँ पे जब टूट फूट हो जाता है तो एक नए और सेल का निर्माण होता है, जिसे हम कह सकते हैं अवसादी सेल। अवसादी सेल का निर्माण होता है और इसी अवसादी सेल पे ताप दाब पड़ता है तो यह सेल परिवर्तित हो जाता है कायांतरित, आपका यहाँ पे देखा जाता है कि यह किसमें, कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी कायांतरित चट्टान के टूट फूट से
इस मिट्टी का निर्माण होता है। क्षेत्र की बात करें तो दक्कन के पठार के पूर्व और दक्षिण में यह पाई जाती है। दक्कन का पठार के पूर्वी हिस्से का भाग और उसके दक्कन के पठार के दक्षिणी हिस्से में यह पाई जाती है। अगर क्षेत्र में राज्यों के आधार पर देखें तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा जिसे ओडिशा बोला जाता है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड व नागालैंड के कुछ भागों में यह पाई जाती है। अब यहाँ पे विशेष बात यह है कि यह सबसे ज़्यादा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में यह मिट्टी विस्तृत भाग में पाई जाती है। इसमें भी नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है, इसकी मात्रा कम होती है। यह मिट्टी बाजरे के लिए, आलू एवं फलों के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है, बंजर भूमि के समान लगभग होती है। इसमें फेरिक ऑक्साइड एक तत्व जो है, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल और गीला होने पे लगभग यह पीले रंग के मिट्टी में कन्वर्ट होता है, हमें दिखाई देता है। तो यह कुछ विशेष जानकारी है लाल एवं पीली मिट्टी। लेटेराइट मृदा नेक्स्ट है अगला आपका लेटेराइट मृदा। लेटेराइट एक ग्रीक शब्द है जो लेटर से बना हुआ है, जिसका अर्थ है ईंट होता है, यानी कठोर की बात कर रहा है। तो इसे मखरीली मृदा भी कहा जाता है। इस मिट्टी को हम मखरीली मिट्टी भी कहते हैं, मृदा कहते हैं। क्षेत्र की बात करें तो ये ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हो, उच्च तापमान एवं टेम्परेचर गर्म होने के साथ साथ वहाँ पे वर्षा भी अधिक हो, तो ऐसे क्षेत्रों में उच्च तापमान एवं वर्षा वाले क्षेत्रों में यह पाया जाता है। वहाँ के क्षेत्र में निश्चालन होने के कारण, निश्चालन यदि पर्वतों से वर्षा हो रही है तो वर्षा का जल उन मिट्टियों को लगभग उनके ऊपरी परत को निश्चालन करते हुए यह इस मिट्टी को बनाती है। गीली होने, एक विशेषता इसकी है कि गीली होने पर दही की तरह एकदम लिपलिपी हो जाती है और सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसमें लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की मात्रा भरपूर होती है। लौह ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का रंग लाल रंग का, यह भी मिट्टी जो लेटेराइट मृदा है लाल रंग में दिखाई देती है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है लौह ऑक्साइड। इसमें चूना, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी पाई जाती है, अर्थात उर्वरता की कमी यहाँ भी पाई जा रही है। लेकिन उर्वरकों का प्रयोग करके इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अच्छे फसल जैसे कपास, चाय, कॉफ़ी, काजू, गन्ना आदि जो यहाँ की प्रमुख फसलें हैं, जो सर्वाधिक चाय और कॉफ़ी और काजू गन्ना के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस मिट्टी में यह बात कर रहा है, यह मिट्टी मुख्यतः कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित राज्यों में, भारत में जो कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित राज्य हैं उनमें पाई जाती है। राज्य की बात कर ले कर्नाटक, केरल, सबसे ज़्यादा इस मिट्टी का विस्तार अगर देखते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विस्तार केरल पाया जाता है। जो वहाँ पे एक तट है मालाबार तट, उन तटों पे सबसे ज़्यादा जो चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर मेघालय में भी पाया जाता है। तो लेटेराइट मृदा जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, जिसे हम मखरीली मृदा भी कहते हैं। और फसलों की बात करें, कपास, चाय, कॉफ़ी, काजू, गन्ना आदि फसलें पाई जाती हैं। अगली जो बची हुई 4 प्रमुख मिट्टियाँ जो हमने डिस्कस कर लिया, जो और अन्य बची हुई मिट्टियाँ हैं अगले पार्ट में, अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।